पुस्तक का नाम सुभाष चंद्र बोस। परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित पुस्तक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ऑडियो 5। मुझे इस बात का तनिक भी दुख नहीं है कि मुझे जेल खाने में रहना पड़ रहा है। माता के लिए कष्ट सहना तो गौरव की बात है। कष्ट सहन करने में भी आनंद है। अगर ऐसा न होता तो लोग पागल हो जाते। यही कारण है कि अनेक समय कष्ट होने पर भी लोग आनंद से भरकर खूब हंसते हैं। जो चीज़ बाहर से कष्ट जान पड़ती है वह भीतर की तरफ से देखने पर आनंद बन जाती है। यह सच है कि साल के 365 दिन और एक दिन के 24 घंटे में निरंतर मेरा मनोभाव ऐसा ही नहीं बना रहता, तो भी जिस देश से भी जेल यात्री में यह भावना न्यूनाधिक परिणाम में न होगी, वह न तो कष्ट सहन द्वारा जीवन को परिपुष्ट कर सकता है और ऐसी अवस्था में मन को संयत रख सकता है। पर यह ख्याल मुझे अवश्य आता है कि अगर इन 11 महीने में मैं बंगाल की जेलों में रहता तो न मालूम आध्यात्मिक साधना में कितना अग्रसर हुआ जा सकता, पर वह तो होने वाली नहीं। इसलिए अब मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम अपनी पताका जिसको दो उसे उसके लिए ले चलने की शक्ति भी दो। आज बंगाल से दूर रहने के कारण वह मुझे पहले से भी अत्यंत सुंदर और सत्य जान पड़ने लगा है। स्वर्गीय देशबंधु ने अपनी एक रचना में कहा था, बंगाल के जल, बंगाल की मिट्टी में एक चिरंतन सत्य निहित है। अगर मैं 1 वर्ष तक यहाँ मांडले की जेल में न रहता तो मुझे उक्त कथन की सत्यता का अनुभव नहीं हो सकता था। अब मुझे बंगाल की सस्य श्यामला भूमि, वहाँ की मधुगंध से पूरित आम्र कानन, मंदिरों में धूप आदि का देना, संध्या काल की आरती, सबका स्मरण होता रहता है और कल्पना में भी न जाने कितने सुंदर लगते हैं। प्रातः काल अथवा संध्या के समय जब मैं बादलों के छोटे छोटे टुकड़ों को सामने से जाते हुए देखता हूँ तो मन में आता है कि मेघदूत ने किसी यक्ष की तरह उनके द्वारा अपने हृदय की श्रद्धा भावना बंग जननी के चरणों में भिजवा दूं। जेल से रिहाई और पुनः गिरफ्तारी। मांडले जेल में बहुत अधिक बीमार हो जाने के कारण सरकार ने सुभाष बाबू को छोड़ने का हुक्म दे दिया। कलकत्ता कांग्रेस के अवसर पर सन 1929 आप स्वयंसेवक दल के कमांडर बनाए गए। उस समय वे फौजी पोशाक में थे। प्रेक्षकों का कहना है कि इतना संगठित और अनुशासित स्वयंसेवक दल पहले कभी नहीं देखा गया था। इस अधिवेशन में सुभाष बाबू और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर यह चेष्टा की कि कांग्रेस में देश की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास हो जाए, पर महात्मा गांधी और कांग्रेस के सभापति पंडित मोतीलाल ने 1 वर्ष की मोहलत सरकार को और देने की आग्रह किया, जिससे सुभाष बाबू का प्रस्ताव पास नहीं हो सका। इसी वर्ष लाहौर जेल में क्रांतिकारी दल के कैदी श्री यतीन्द्रनाथ ने 63 दिन तक भूख हड़ताल करके प्राण दे दिए। इस पर कलकत्ते में बड़ा जोश पैदा हो गया और शहीद के शव को बड़ी धूमधाम से जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर सुभाष बाबू ने एक जोशीला भाषण दिया, जिसके कारण आपको गिरफ्तार करके पुनः 6 मास के लिए जेल भेज दिया गया। इस प्रकार कई बार मुकदमा चलाकर जेल भेजते भेजते जब सरकार थक गई तो उसने इनको भारत रक्षा कानून में नजरबंद कर दिया। इस हालात में आपका स्वास्थ्य पुनः खराब हो गया।
इस पर जनता ने जब आंदोलन किया तो उन्हें पहले लखनऊ और बाद में मुवाली भेजकर इलाज कराया, पर जब इससे कोई फायदा न जान पड़ा तो सरकार ने प्रस्ताव दिया कि वह आपको छोड़ने को तैयार है, बशर्ते आप जेल से निकलते ही इलाज कराने विदेश चले जाएं। इष्ट मित्रों के बहुत समझाने पर भी उन्होंने इसे स्वीकार किया और एक खास हवाई जहाज द्वारा आपको स्विट्जरलैंड भेज दिया गया। विदेश में रहकर भी आपने अपना देश सेवा का कार्य बंद नहीं किया और यहाँ की राजनीतिक हलचल पर बराबर निगाह रखे रहे। सन 1934 में जब महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन स्थगित कर दिया तो आपने उसके विरोध में एक तार महात्मा गांधी के पास भेजा। आप इटली जाकर मुसोलिनी और आयरलैंड में डी बेलेरा से मिले। ये दोनों अपने देश की स्वाधीनता के लिए लड़े थे। सुभाष बाबू ने इनसे अपनी भावी कार्यक्रम के विषय में प्रेरणा ग्रहण की। इसी बीच में आपके पिता बहुत बीमार हो गए। उनकी इच्छा थी कि सुभाष को अंतिम समय में देख लें। इधर सुभाष का हृदय भी उनके दर्शनों का आकुल हो उठा, पर बहुत कुछ प्रयत्न करने पर भी जब सरकार ने उनको भारत लौटने की अनुमति नहीं दी, अंत में सरकारी आज्ञा का उल्लंघन करके भारत आ गए और जहाज से उतरते ही पकड़ लिए गए। पर पिता को देखने के लिए आप इस शर्त पर छोड़े गए कि जब तक देश में रहेंगे किसी राजनीतिक कार्य में भाग नहीं लेंगे। फिर भी छुटकारे में देर हो जाने पर आप समय पर घर नहीं पहुंच सके और उससे पहले ही पिता का देहांत हो गया। इससे सुभाष का हृदय सरकार के प्रति और विरोधी भावना से भर गया। पिता का क्रियाकर्म हो जाने पर आपको फिर विदेश लौटना पड़ा। 2 वर्ष बाद जब वे पुनः भारत को आए तो पुराने आदेश के अनुसार पुनः गिरफ्तार कर लिए गए और 1.5 वर्ष तक जेल में रहे और अंत में जब सब प्रांतों में कांग्रेसी सरकारें बन गई तब आपका जेल से छुटकारा हुआ। सन 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के सभापति बनाए गए और सन 29 का कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरा में हुआ। सन 39 का कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरा में हुआ और इस बार भी सुभाष बाबू को भी सभापति चुना गया। पर गांधी जी और कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेता समझते थे कि सुभाष बाबू के विचार अधिक उग्र हैं। इधर यूरोपीय महायुद्ध आरंभ हो गया था, इसलिए पूर्ण सोच विचार कर कदम उठाना उचित था। सुभाष बाबू को यह स्थिति पसंद नहीं आई और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। सन 1940 को रामगढ़ कांग्रेस के अधिवेशन के अवसर पर सुभाष बाबू ने समझौता विरोधी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और उसमें बहुत जोशीला भाषण दिया। इसके बाद अपने ब्लैक हॉल स्मारक को देश के लिए अपमानजनक बतलाकर उसके विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। सरकार ने इनको पकड़कर फिर जेल में भेज दिया, पर जब वह पर उन्होंने भूख हड़ताल की तो छोड़ देना पड़ा। सरकार ने इनकी मांग को स्वीकार करके ब्लैक हॉल को हटाना स्वीकार कर लिया, पर साथ ही इनको अपने घर में नजरबंद रहने का आदेश जारी कर दिया, जिससे आपका किसी से मिलना जुलना बंद हो गया। सन 1941 की 25 जनवरी को कलकत्ता की अदालत में सुभाष का मुकदमा पेश होने वाला था, पर उस समय मालूम हुआ कि वे घर छोड़कर न मालूम कहाँ गायब हो गए। घर के बाहर पुलिस का पहरा बराबर लगा रहता था, पर सुभाष बाबू वेश बदलकर पहरेदार के सामने ही बाहर निकल गए। उसी वेश में पेशावर पहुंचकर काबुल पहुंच गए। वहां से स्थल मार्ग द्वारा यात्रा करते हुए जर्मनी पहुंचकर इंग्लैंड के कट्टर शत्रु हिटलर से भेंट की। फिर एक गोताखोर नाव द्वारा आप जापान पहुंचाए गए।
उस समय जापान ने अंग्रेजों द्वारा अधिकृत बर्मा पर आक्रमण करके अपना शासन स्थापित कर दिया था। सुभाष बाबू ने वहां जाकर पकड़े गए भारतीय सैनिकों तथा अन्य भारतवासियों की आज़ाद हिंद सेना बनाई और एक आज़ाद हिंद सरकार भी स्थापित कर दी। इसकी तरफ से अंग्रेजों पर हमला किया गया और इम्फाल आसाम में एक बड़ी लड़ाई हुई। कुछ समय बाद अंग्रेजों की कितनी ही नई सेनाएं आ जाने पर आज़ाद हिंद सेना को पीछे हटना पड़ा। इस प्रकार सुभाष बाबू अंग्रेजों को भारत से हटाने की चेष्टा करते रहे, जिसका भारतवर्ष तथा संसार के अन्य देशों पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। पर अगस्त 1945 में जब जापान ने हारकर आत्मसमर्पण कर दिया तो आज़ाद हिंद सेना भंग कर दी गई और सुभाष बाबू एक हवाई जहाज में जापान जाते हुए जहाज से गिर जाने से मृत्यु की प्राप्त हुए। सुभाष बाबू का जीवन व्रत। इस प्रकार देश के महान आत्म बलिदानी के जीवन का अंत समय में हो गया। इतनी अल्प आयु में और इतनी शीघ्रता से देशवासियों के हृदय में ऐसा उच्च स्थान प्राप्त करने का उदाहरण शायद ही एकाध मिल सके। सुभाष बाबू ने 18 वर्ष की आयु में ही पिता से यह कहा था, विवेकानंद का आदर्श ही मेरा आदर्श है, और वास्तव में उन्होंने यह कार्य रूप में चरितार्थ कर दिखाया। स्वामी विवेकानंद ने भी यौवन में प्रवेश करते ही अपनी समस्त शक्ति, विद्या, प्रतिभा देशवासियों के कल्याणार्थ समर्पित कर दी थी। वे सन्यासी बने थे, पर उस सन्यास ग्रहण का अर्थ वर्तमान समय के अधिकांश सन्यासियों की तरह बिना कुछ परिश्रम परोपकार किए दूसरे की कमाई पर सुख का जीवन व्यतीत करना नहीं था। स्वामी विवेकानंद ने देश के उच्च से उच्च पदवीधारी की अपेक्षा अधिक योग्यता और कर्मठता करते हुए भी उसका उपयोग अपने लिए न करके मातृभूमि के उद्धार उत्थान के लिए किया। यही कारण है कि जहाँ देश अन्य असंख्यों सन्यासियों स्वामियों को भूल गया, वहाँ इस सन्यासियों की शताब्दी समस्त भारतीय राष्ट्र ने अपूर्व उत्साह के साथ मनाई। सुभाष बाबू ने भी अपना जीवन पूर्ण रूप से इसी आदर्श के अनुकूल सिद्ध करके दिखा दिया। शिक्षा प्राप्त करने के क्षेत्र में अपने परिश्रम और प्रतिभा के बल पर उन्होंने ऊंची से ऊंची परीक्षाएं सम्मान सहित उत्तीर्ण की और इतनी योग्यता प्रदर्शित की कि लोगों को यह विश्वास हो गया कि अगर वे सरकारी नौकरी करें तो अंग्रेजी राज्य और ऊंचे से ऊंचे पद तक पहुंच सकते हैं। उस दशा में राजा महाराजाओं जैसा जीवन व्यतीत करना उनके लिए सर्वथा संभव था, पर सुभाष बाबू ने उधर आंख भी न उठाकर अपना सर्वस्व, अपार योग्यता और कार्य शक्ति मातृभूमि के चरणों में अर्पित कर दी। वे देशोद्धार के लिए कैसा पूर्ण आत्मसमर्पण कर चुके थे, इसका कुछ अनुमान उनके इस निवेदन से मिलता है, जो उन्होंने मांडले जेल में से उत्तरी कलकत्ता क्षेत्र के मतदाताओं वोटरों के नाम लिखकर भेजा था। श्री सुभाष के राजबंदी होने पर भी बंगाल के कांग्रेस ने उनको इस क्षेत्र से एक उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया था। उसी संबंध में उन्होंने यह निवेदन लिखकर भेजा था। मेरे इस अल्प और साथ ही घटनाओं से भरे जीवन के ऊपर जो आंधी तूफान गुजर चुका है, उसी की कसौटी पर मैं अपने को कुछ जान पहचान चुका हूँ। इससे मुझे यह निश्चय हो गया है कि युवावस्था के प्रभात काल में ही मैं जिस कंटकमय मार्ग की यात्रा आरंभ की है, उस पर मैं अंत तक चल सकूंगा। अज्ञात भविष्य को सामने रखकर जो व्रत एक दिन ग्रहण किया था,
उसका उद्यापन किए बिना मैं इस मार्ग से पैर न हटाऊंगा। अपने समस्त जीवन के अनुभव और शिक्षा के द्वारा खोज करके मैंने इसी सत्य सिद्धांत को प्राप्त किया है कि पराधीन जाति का सब कुछ व्यर्थ है। उसकी शिक्षा दीक्षा धर्म कर्म सब व्यर्थ है यदि उसका उपयोग स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए न किया जा सके। सुभाष बाबू के उपयुक्त आदर्श और जिस सच्चाई के साथ उन्होंने जीवन के अंतिम क्षण तक उसका पालन किया, उसे देख समझकर हम भी अपने पाठकों से यही कहेंगे कि वर्तमान समय में यद्यपि देश की पराधीनता की समस्या हल हो चुकी है, पर उससे भी बढ़कर दूसरी समस्या भारत के नर नारियों में उनके कर्तव्य पालन की, सत्य व्यवहार की, आत्मज्ञान त्याग की भावना उत्पन्न करने की है। स्वाधीनता प्राप्त होने से जहां हमको इन सब सद्गुणों में उन्नति करके भारत को पुनः जगत गुरु की प्राचीन पदवी के योग्य बनाना था, वहां निम्न कोटि की स्वार्थपरता और भ्रष्टाचार की दिन बनाना था। वहां निम्न कोटि की स्वार्थपरता और भ्रष्टाचार का दिन पर दिन वृद्धि होते देखकर थोड़े से सच्चे देश सेवकों को बड़ा परिताप हो रहा है। यद्यपि जब से सुभाष बाबू का देहावसान हुआ है, तब से लोगों ने बार बार उनके जीवित होने की चर्चा उठाकर उनके प्रति अपने प्रेम का ही परिचय दिया है, पर इस प्रेम का वास्तविकता को तभी स्वीकार किया जा सकता है जब हम उन्हीं की तरह अपना स्वार्थ त्याग कर अपनी शक्ति और साधनों को पूरा नहीं तो उनका कुछ भाग ही देशवासियों के उत्थान के लिए लगाते रहें।